हेलो बेटा, स्वागत है तुम्हारा ट्यूटर टाउन पे। और हम स्टार्ट करेंगे आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। उसके पहले कोलिजन ओरिजन था जो स्किप हुआ है, थोड़ा सा उसको हम कवर कर लेंगे। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th का, और सबसे टफ चैप्टर माना जाता है कि रोटेशनल मोशन है। इसलिए रोटेशनल मोशन में हम कुछ समझेंगे कि बॉडी रोटेट कैसे करती है, कैसे चलती है। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन था। फिर हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि कोई पॉइंट मास को किसी भी एक्सिस के ऊपर रोटेट किया गया था, तो सर्कुलर मोशन था। अब मैं रोटेशनल में पहले बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन जो होता है वो रिजिड बॉडी पे डिपेंड करता है कि रिजिड बॉडी है क्या, उसको डिस्प्लेन करेंगे। सर्कुलर मोशन में हम सिर्फ पॉइंट मास लेते थे, किसी बॉडी को रोटेट करते थे तो पॉइंट मास के अबाउट रोटेट करते थे, पॉइंट मास लेके रोटेट करते थे। लेकिन रोटेशनल मोशन में हम क्या करेंगे, किसी रिजिड बॉडी के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होता है पहले वो समझेंगे। तो हेडिंग डाल लो बेटा, नया चैप्टर रोटेशनल मोशन। वेरी लेंदी, वेरी डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ द 11th नहीं, पूरा 11th और 12th दोनों में कर सकते हो। लेंदी भी है, तो छोटा छोटा पार्ट करके हम इसको कवर करेंगे। तो रोटेशनल मोशन में अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या था, कोई पॉइंट मास का एनालिसिस था। क्या देखते थे, पॉइंट मास देखते थे, उसके अबाउट रोटेट करा देता था। ये हो गया, ये मेरा आर हो गया, इसके अबाउट रोटेट कर दिया, ये वेलोसिटी हो गई, तो ये आता था पॉइंट मास। लेकिन अभी क्या करना है, मुझे रोटेशनल मोशन देखना है। तो रोटेशनल मोशन में जो स्टडी करती है वो रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं। पहले बताऊंगा रिजिड बॉडी क्या होता है और उसको रोटेट करते हैं, फिर इस पे आएंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे आगे। तो रिजिड बॉडी क्या होता है बेटा, ये समझो। रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है कि जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल वो चेंज नहीं होते। रिजिड बॉडी में पॉइंट मास कितने होते हैं, इन्फिनिटी, और ढेर सारे पॉइंट मास होते हैं। पॉइंट मास कितने होते हैं, बहुत ढेर सारे। मैंने कहा कोई मेरे पास रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में क्या करते हैं, एक पॉइंट मास, दो पॉइंट मास। अगर ये रिजिड बॉडी है, पहली बात तो रिजिड है तो फ्लेक्सिबल होगा नहीं। तो मतलब ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट वो चेंज नहीं होता है, उसको कहते हैं रिजिड बॉडी। क्योंकि रिजिड बॉडी में अगर एक्सप्लेन करें रिजिड बॉडी होता क्या है, तो लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट डज नॉट चेंज। उसी को क्या बोलते हैं, डज नॉट चेंज, उसी को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में अगर मान लिया कि ए और बी है, इसका सेपरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है और उसको मैं मूव कर रहा हूं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में अगर हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, इसे हमने पढ़ाया था ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या करते हैं, देखो ट्रांसलेशन मोशन में सारे पार्टिकल, अगर मैं ट्रांसलेशन मोशन कर दूं या लीनियर मोशन कर दूं इस डायरेक्शन में, तो सारे पार्टिकल, जितनी भी पार्टिकल रहेंगे, सबका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। सबका पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। तो लीनियर मोशन कैसे डिफाइन करते हो, लीनियर मोशन ऑल द पार्टिकल वेलोसिटी, सबका सब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड सेम होता है, सारे पार्टिकल का स्पीड सेम होता है। और पाथ कैसा होगा लीनियर मोशन में, सारे पार्टिकल का पाथ पैरेलल होंगे। इसी तरह कर्वीलिनियर मोशन अगर डिफाइन करूं तो कुछ ऐसे होंगे। यहाँ पे एक मेरा मान लो ऐसे आया, कहोगे यहाँ पे पाथ सारे पार्टिकल के पैरेलल नहीं होंगे। पाथ कैसे होंगे, वो पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन सारे पार्टिकल का स्पीड सेम होगा। इसको बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। अगर रिजिड बॉडी का एनालिसिस हम लीनियर मोशन में करें या कर्वीलिनियर मोशन में करें, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, पहली बार रिजिड बॉडी का दो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल वो चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या पढ़ना है कि अगर लीनियर मोशन है, सबका स्पीड सेम होगा, सबका पाथ कैसा होगा, पैरेलल।
कर्विलिनियर मोशन है, सबका स्पीड से होगा लेकिन सबका पाथ पैरेलल नहीं होगा। इस तरह एक नया मोशन आता है जिसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। रोटेशनल मोशन ये कैसे अलग है ट्रांसलेशनल एंड लीनियर और कर्विलिनियर मोशन से, कैसे ये अलग है। पहली बात तो रोटेशनल मोशन किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बॉडी ऐसे है, इसको मैं रोटेट कर दूं वहां के इस डायरेक्शन में, तो देखो ध्यान से, कहोगे इस पे कितने पॉइंट मास होंगे, कुछ रिजिड बॉडी है तो अनंत पॉइंट मास होंगे, ढेर सारे पॉइंट मास होंगे, सारे पॉइंट मास होंगे ढेर सारे। मैंने 2 या 3 पकड़ लिया, एक पकड़ा, बी पकड़ा, सी पकड़ा, ए बी सी, रोटेट करके गया तो ए यहां पहुंच गया, बी यहां पहुंच गया, सी यहां पहुंच गया। इसको बोल देता हूं ए डैश, बी डैश, सी डैश। सेम ही है सब कुछ, रोटेट किया ऐसे। रोटेट करूंगा तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट रोटेट करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके अबाउट ओमेगा होगा। इसको रोटेट किया तो पहले बताओ सारे पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। सारे पार्टिकल का पाथ होगा सर्कुलर। सारे पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर मोशन, क्योंकि मैं पॉइंट मास अगर देखूंगा तो सर्कुलर मोशन होगा। क्या सारे पार्टिकल का पाथ पैरेलल होगा, नहीं, सारे पार्टिकल का पाथ पैरेलल नहीं होगा। सारे पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर मोशन हो गया। फिर स्पीड के ऊपर चर्चा कर दिया, क्या सारे पार्टिकल का स्पीड सेम होगा, चेक कर लेते हैं। अगर ओमेगा है तो ये दूरी बोल देता हूं r1, इसको बोल देता हूं r2, इसको बोल देता हूं r3। तो ओमेगा 1 लीनियर वेलोसिटी क्या होता है सर्कुलर मोशन में, तुम्हें याद होगा कि लीनियर वेलोसिटी होता है v, ये r, अगर ओमेगा से रोटेट करा दिया तो v कितना होता था, r ओमेगा। इसी तरह इस पहले वाले पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा r1 दूसरे वाले वेलोसिटी का पार्टिकल का, ओमेगा r2 तीसरे वाले पार्टिकल का, ओमेगा r3। तो सर स्पीड तो सेम ही नहीं है। अगर मैं a और b का स्पीड लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ a नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ c, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ a है, ओमेगा r1 वेलोसिटी ऑफ b है, ओमेगा r2 वेलोसिटी ऑफ c है, ओमेगा r3 सब सेम ही नहीं है, तो स्पीड सबका सेम नहीं होगा, नॉट इक्वल टू सेम। तो क्या सेम होगा सर, व्हाट इज रोटेशनल मोशन, कैसे अलग है, माने क्या चीजें कैसे देखूंगा। पाथ होगा सारे पार्टिकल का सर्कुलर, स्पीड भी सेम नहीं होगा। लेकिन लीनियर मोशन में सबका पार्टिकल का स्पीड सेम होता था, जो सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर होता था। कर्विलिनियर मोशन में भी सबका सेम होता, लेकिन पाथ पैरेलल नहीं होता था। और इसमें क्या होगा, पाथ होगा सर्कुलर मोशन, पैरेलल नहीं होगा, और सारे पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, सेम नहीं होगा। और सारे पार्टिकल का स्पीड ऐसे लिखते हैं, v इक्वल टू r ओमेगा 1, v इक्वल टू ओमेगा r2, v इक्वल टू ओमेगा r3 एंड सो ऑन। तो स्पीड तो सेम नहीं है। क्या सेम है देखा जाए तो अगर घूम रहा है, मान लो कि सब पार्टिकल, ये घुमा दिया मैंने, थीटा घुमाया, तो ए के लिए भी थीटा घुमा, बी के लिए भी थीटा घुमा, सी के लिए भी, मतलब थीटा ऑफ ए किसके बराबर होगा, थीटा ऑफ बी किसके बराबर होगा, थीटा ऑफ सी। सबके लिए थीटा सेम होगा तो क्या सेम होगा, कहोगे ओमेगा होता क्या है, ओमेगा डिफाइन करते हैं, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी टी, तो ओमेगा थीटा सेम तो ओमेगा सेम होगा। अच्छा, एंगुलर स्पीड सब पार्टिकल के लिए सेम होगा, सब पार्टिकल के लिए क्या सेम होगा, एंगुलर स्पीड। सबके लिए थीटा सेम तो सबके लिए एंगुलर स्पीड सेम होगा। तो सबके लिए अल्फा देख लेते हैं, कहोगे सब पार्टिकल के लिए अल्फा देखें, तो अल्फा क्या होगा, सबके लिए सेम होगा, क्योंकि अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अगर ओमेगा सेम तो अल्फा भी क्या होगा, सबके लिए सेम होगा, क्योंकि ओमेगा हर पार्टिकल के लिए सेम है। अल्फा सेम है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं सारे पार्टिकल के लिए। सारे पार्टिकल के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर अल्फा, लेकिन सबके लिए आर सेम नहीं है, अल्फा सेम है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी नॉट इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सी, ये भी बराबर नहीं होगा। छोटी छोटी बातें जो हमें याद होनी चाहिए, कैसे रोटेट कर रहे हैं कैसे ये सब याद होनी चाहिए। तो कुछ तो समझ में आया कि सर किसी भी रिजिड बॉडी के अबाउट अगर रोटेट करूंगा तो क्या, मैंने मान लो ये मेरा कोई रॉड है, इसको मैंने रोटेट किया इसके अबाउट, यहाँ 3 पार्टिकल मान लो ए बी सी मान लोगे, तो इसको इसके अबाउट रोटेट करूंगा तो सारे पार्टिकल का पाथ कैसा होगा,
सर्कुलर मोशन, सारे पार्टिकल का पाथ एक पैरेलल होंगे? नहीं। क्या सारे पार्टिकल का स्पीड सेम होगा? नहीं। क्या सारे पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा? हाँ। क्या सारे पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा? हाँ। क्या सारे पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम होगा? ना। क्या सारे पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम होगा? ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, वो भी आर पे डिपेंड करता है। जो याद रह जाए तो ठीक है। इसके बाद थोड़ा और लिखते हैं कि सारे पार्टिकल का मुझे स्पीड पता चल गया, क्या मैं इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकता हूँ समझो। लिखने का तरीका क्या होगा? अगर मैं इसी सिस्टम का मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं इसके अबाउट ओमेगा से घुमा के, तो मैं 2 पॉइंट मानता हूं। कितने पॉइंट हो सकते हैं? कितने पॉइंट मास सकते हैं? अनंत। मैं 2 ही लेके चलता हूं, R1 ये R2। पहले वाले का मास ले लिया M1, दूसरे वाले का मास ले लिया M2। मुझे लीनियर में काइनेटिक एनर्जी याद होता है। क्या होता है लीनियर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv का होल स्क्वायर। यही लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। पहली बात तो इसको मैं रोटेट कर रहा हूं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इसको बोलते हैं AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। तो क्या मैं लीनियर वेलोसिटी सबका लिख सकता हूं? क्या इसका कितना हो जाएगा? हाँ, इसका लिख सकता हूं ओमेगा इंटू R1, इसका लिख सकता हूं ओमेगा इंटू R2, लिख सकता हूं। हाँ। इस तरह कितने पार्टिकल होंगे? अनंत पार्टिकल होंगे, n पार्टिकल मान लो, n पार्टिकल मान लो है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे लिख दूंगा बेटा, तुम ही बताओ। पहले मास का दूसरे मास का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, ऐड करते समय सोचते नहीं है। तो लिख डालो पहले मास का, पहला मास हाफ एम वी कितना हो गया? ओमेगा R1 का होल स्क्वायर, हाफ M2 ओमेगा R2 का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा? n पार्टिकल तक जाएगा। तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो हाफ ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा? M1 R1 का होल स्क्वायर, M2 R2 का होल स्क्वायर, लास्ट में जाएंगे Mn Rn का होल स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको लिख कैसे सकते हैं? ये सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हो गया। देखो ध्यान से, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होता था? लीनियर वेलोसिटी। यहाँ क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ये कुछ मास जैसा दिख रहा है देखो, लेकिन मास है नहीं। ये कुछ मास जैसा दिख रहा है, ये है क्या? कहोगे ये है आई। ये क्या है? आई। आई क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, नया वर्ड है। मास है लेकिन मास नहीं है। मास जैसा कुछ दिख रहा है लेकिन मास नहीं है। तो आई क्या होता है? आई होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रोटेशन का मास होता है, लेकिन मास किस पे डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। तो आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आई को लिखते कैसे हैं? ओके, आई को लिखेंगे समेशन ऑफ M1 R1 का होल स्क्वायर, यही तो होगा आई। तो आई किस पे डिपेंड करेगा? आर क्या था? आर क्या था? वो दूरी था एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास की। मास तुम्हारा M1 था। इसका समेशन कर देंगे तो आई किस पे डिपेंड करता है? आई डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे मैंने कहा कि लीनियर में होता है मास, लीनियर मोशन में होता है मास, रोटेशन में होता है आई। जितना ज्यादा मास उतना मुश्किल है चलाना। आई को थोड़ा समझो कि जितना ज्यादा मास उसका मुश्किल है चलाना, तो इसके तरह बोलते हैं जितना ज्यादा आई उतना मुश्किल है घुमाना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मास एंड आई? तो आई क्या होता था? मास क्या होता था लीनियर मोशन में? हाफ एफ इक्वल टू एम में। वहां पे मास डायरेक्ट आता था, मास चेंज नहीं होता था। लेकिन मास ज्यादा तो मुश्किल है चलाना, आई ज्यादा तो मुश्किल है घुमाना। मास तुम्हारा लीनियर में अगर रोटेशन में जाएंगे तो मास रिप्लेस हो जाता है आई से, लेकिन आई से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मास, वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। फार्मूला क्या होता है? एम आर का होल स्क्वायर का समेशन। एम क्या होता है? पॉइंट मास। आर क्या होता है? कहां रखा गया है वो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो होता है आर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हुआ कितना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हुआ, ऐसे फार्मूला लिख सकता हूं क्या? हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एम, या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। यूनिट क्या होगा? जूल। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ हाफ सॉरी ये आई होगा ना,
ये आई होगा, ये उसको ही तो आई था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे आई कैसे निकाला जाता है। आई थोड़ा मुश्किल है निकालना, आई थोड़ा मतलब क्योंकि वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। अगर मास ही कैलकुलेट करने नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे रोटेशन में। इसीलिए थोड़ा सा रोटेशन हमारा एनालिसिस से थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि एफ इक्वल टू एम में होता है तो टार्क इक्वल टू आई अल्फा यहाँ पड़ेंगे। सब रिप्लेसमेंट में दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर करूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हेडिंग डाल लो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मास, मूवमेंट माने मास को कैसे घुमाया जाए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं बार बार लिखूंगा एम ओ आई, एम ओ आई। पहले हम एग्जांपल समझते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करना है, मेरे पास मान लो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके अबाउट मान लो मास हमने रख दिया, छोटे मोटे मास रख देता हूं, M1 M2 पॉइंट मास M3, यहाँ का दूरी है R, यहाँ का दूरी है R/2, यहाँ का दूरी है 2R। पहले इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं एक्सिस के अबाउट। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है तो आई क्या लिखूंगा, आई इज ए मास, तो स्केलर क्वांटिटी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्केलर होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है तो जोड़ते समय सोचते नहीं है, हर एक पर्टिकुलर मास का निकाल के ऐड कर देंगे डायरेक्ट। तो पहले वाले मास का, दूसरे वाले मास का, तीसरे वाले मास का, पहले वाला मास का बोला I1, दूसरे वाले मास का बोला I2, तीसरे वाले मास का बोला I3। क्यों डायरेक्ट ऐड कर दिया सर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड कर दिया। तो I हो जाएगा मेरा M1 R1 का होल स्क्वायर, M2 R2 का होल स्क्वायर, M प्लस M3 R3 का होल स्क्वायर। इसको M ले लिया, इसको M2, M2 इसको M3, तो I कितना हो गया, M1 R का होल स्क्वायर प्लस M2 R/2 का होल स्क्वायर प्लस M3 2R का होल स्क्वायर, यही मेरा I हो गया। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा केजी पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि I क्या होता है, I होता है समेशन ऑफ M R का होल स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो हम करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, कि एक मैंने स्क्वायर लिया, क्या हो रहा है भाई, स्क्वायर प्लेट लिया, ये है साइड ए, है साइड ए, स्क्वायर लिया, प्लेट नहीं लिया, स्क्वायर को चारों कॉर्नर पे मैंने एक मास रख दिया, M M M M। तो मेरा पहला निकालना है कि मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन दूंगा तभी तो आई निकाल सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन होगा तभी तो आई निकाल सकते हैं। तो मेरा पहला ये है कि आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो, क्रॉस मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे दिया, इसके अबाउट I1 निकालना है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके है, स्क्वायर प्लेट को ऐसे घुमाना है। इसको कैसे घुमा सकते हैं, ऐसे देखो ध्यान से, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो I1 क्या है, किसके अबाउट निकालेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, डायगोनल का हाफ, डायगोनल का हाफ, डायगोनल का हाफ, डायगोनल का हाफ, कैलकुलेट कर सकते हो क्या, इजी है। तो डायगोनल का हाफ कितना, √2 है, तो हाफ कितना हो जाएगा, a/√2। क्योंकि हम जब आई लिखते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है, आई जब लिखते हैं तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि आई होता क्या है, समेशन ऑफ M R का होल स्क्वायर। M इज ए पॉइंट मास, R इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये इस पे एक्सिस पे ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी, तो इसका आई कितना हो जाएगा, एक मास का कितना हो जाएगा, M इंटू ये हो जाएगा a/√2। ये कैसे लिख दिया सर, अरे √2 डायगोनल होता है, √2a डिवाइड बाई 2, तो a/√2 तो होगा। तो पहले मास का कितना हो जाएगा, मास इंटू a/√2, सारे मास बराबर है तो सेम होंगे, मल्टीप्लाई बाई 4, खत्म, यही होगा ना। जैसे मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया तो आई क्या हो जाएगा, चेंज, मैंने इसके अबाउट निकाल लिया, चलो ये बता दिया, इसके अबाउट आई निकालो, इसको बोल दिया I2, ओके, इसके अबाउट घुमाएंगे
तो इस मास का तो 0 होगा, तो I2 कैसे ना लिखूंगा, I2 लिखूंगा, पहले दो मास का 0 होगा, दूसरे दो मास का दूरी कितना है a, तो पहले दो मास का तो 0 हो गया, दूसरे मास का एम आर का होल स्क्वायर प्लस एम आर का होल स्क्वायर, इसके लिए आर कितना है a, तो I2 कितना आ गया एम ए स्क्वायर। खत्म। क्या कर सकते हैं, अब क्या कर लेगा, कई बार इसके अबाउट ना चाह दो, इसके अबाउट देखो, कहेगा इसके अबाउट आई निकालो, इसके अबाउट ए परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसके बोला घुमाना है I3, तो इस वाले मास के लिए 0 होगा, इसके लिए कितना हो जाएगा a, इसके लिए √2a, इसके लिए भी a, सारे को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करेंगे, अगर मैं I3 बोला तो पहले वाले मास के लिए 0, दूसरे वाले मास के लिए एम ए स्क्वायर, तीसरे वाले मास के लिए m√2a का होल स्क्वायर, चौथे वाले मास के लिए एम ए स्क्वायर, तो नेट कितना हो गया I3 4ma स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर। क्या पूछ लेगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करता रहेगा, आई चेंज होता रहेगा, इसमें 1000 क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी एक्सिस ले लो, लेकिन सारे क्वेश्चन करने के लिए हमको दो एक्सिस थ्योरम आना चाहिए, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी तक मैं जो देख रहा था सब पॉइंट मास था, कैसा मास था, पॉइंट मास, मैं छोटे छोटे मास रखो निकाल के क्या कर रहा था, एक्सिस से रोटेशन से दूरी गिवन था तो मैं निकाल लेता था। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, इसमें कोई क्यूब बना दिया, ऐसे देखो, इसमें शेप तो बनता है, क्यूब कैसे बनेगा, शेप बनाता हूं मैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, शानदार क्यूब बनेगा, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, लिख दिया क्यूब ऑफ साइड ए, सबका साइड ए है, सबके कॉर्नर पे मैंने मास लिख दिया m, 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 बहुत जनरल क्वेश्चन है बेटा, समझ लो ध्यान से, m, 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 ऊपर 4 नीचे 4। अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन देता रहूंगा, तुम्हें आई निकालता पड़ेगा। पहला दे देता हूं, इसके अबाउट चलो निकालो, ये एक्सिस है, इसकी एक्सिस के अबाउट I1 निकालो। तो ध्यान से देखो, टोटल कितने मास है, टोटल मास है कितने, मेरे पास 8। अगर मैं इस एक्सिस को चूज करूंगा तो दो मास का तो 0 हो गया, और ये दोनों मास कितने दूरी है, ए पे, और ये वाला क्या है, फेज डायगोनल, फेज डायगोनल कितना हो जाएगा √2a, तो ये भी कितना दूरी पे है, √2a दूरी पे है, और सब है ए पे। तो अगर I1 लिखूंगा तो पहले 4 मास का क्या हो जाएगा, ऊपर वाला इधर वाला, और ऊपर वाला इधर वाला, 4 मास का तो सेम हो जाएगा 4ma स्क्वायर, 2 मास का फेज डायगोनल पे हो जाएगा, तो m√2a का होल स्क्वायर, ये पहले मास का इंटू 2, खत्म, यही हो जाएगा ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो जो भी होगा। जैसे मैंने दे दिया कि I जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसके अबाउट निकालना है। ओके, ये ऐसी है, क्यों में देखो ऐसे घुस गया अंदर, तो उस एक्सिस से सबका दूरी सेम होना चाहिए, सबका दूरी सेम होना चाहिए, तो पहला वाला मास जो होगा इस वाले एक्सिस से फ्रंट से, तो फेज डायगोनल के हाफ पे तो होगा, ये वाला भी फेज डायगोनल के हाफ पे, फेज डायगोनल के हाफ पे, फेज डायगोनल के हाफ पे, पीछे वाला भी फेज डायगोनल के हाफ पे, इधर वाला भी फेज डायगोनल के हाफ पे, इधर वाला भी फेज डायगोनल के हाफ पे, इधर वाला भी फेज डायगोनल के हाफ पे, इसको बोल दिया I2। तो I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा फेज डायगोनल का हाफ, एक मास फेज डायगोनल का हाफ a/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8, ये मेरा I2 हो गया। अब दो मैं होमवर्क दे रहा हूं, जो कमेंट में तुम्हें बताना है, I3 एंड I4। पहला दे देता हूं फेज डायगोनल, कोई भी फेज डायगोनल ले लो, एक्सिस लेना है, दूसरा एक्सिस लेना है बॉडी डायगोनल, बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ले लूंगा फेज डायगोनल, तो फेज इसके अबाउट निकाल लेना, दूसरा लूंगा बॉडी डायगोनल। अब क्यूब में बॉडी डायगोनल क्या होता है, फेज डायगोनल क्या होता है, ये पता होना चाहिए, नहीं आ रहा है तो उसको देखो पढ़ो ध्यान से। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये दोनों मैंने कमेंट में देखूंगा, मैं
कमेंट में आंसर भेजना है तुमको कि फेज डायगोनल और बॉडी डायगोनल का कितना आएगा। इसी तरह पॉइंट मास हम निकालते रहते हैं। सर पॉइंट मास का तो समझ में आता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस मास लेंगे तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंटिन्यूअस मास का देख लेते हैं। कंटिन्यूअस मास है मतलब मान लिया मेरे पास कोई रॉड है, ध्यान समझना बेटा, क्या समझना, ध्यान से समझना। मास m है, लेंथ l है, और मुझे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है, इसके अबाउट क्या निकालना है, I निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सोच के बताओ। तो यहाँ पे कितने मास है, अनंत मास है, इन्फिनिटी मास है, या मान लो n मास है, n मास है, तो सारा मास का जोड़ के मैं निकाल सकता हूं। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एम आर का होल स्क्वायर, वहां पे m क्या था, पॉइंट मास था। तुम ही समझो अगर 1 मीटर का लेंथ ले लेता हूं, 1 मीटर का लेंथ है, मास है 1 kg, कैसे सोचेंगे ये समझो। तो सर अगर मैं छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दूं और सबको जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, मैं निकाल सकता हूं। मान लो कि इसको 100 पार्ट में तोड़ दिया, 100 पार्ट में, 100 पार्ट में तोड़ूंगा तो एक पार्ट का मास कितना हो जाएगा, पहले पार्ट का मास हो जाएगा 0.01 kg, पहला वाला मास x कितना हो जाएगा, r1 मान लेता हूं 0.01 मीटर पे। जब तोड़ूंगा तो 100 पार्ट में इसे भी तोड़ूंगा तो लेंथ भी 100 पार्ट में टूटेगा। तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखूंगा, सबका समेशन कर दूंगा। पहला मास 0.01, दूरी है 0.01 का होल स्क्वायर, दूसरा वाला मास 0.01, दूरी है 0.02 का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन, चलता जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। लेकिन ऐसे बार बार करूंगा तो पागल ही हो जाऊंगा, कैसे करना इसको, इतना लंबा करते जा रहे हैं। और ये हमने जो पार्ट में तोड़ा है ये पॉइंट मास हो जरूरी नहीं है। अगर मैं इसको और एक्यूरेटी लाना है तो मैं इसको 1000 पार्ट में तोड़ दूंगा तो और ज्यादा एक्यूरेट आएगा। तो मैंने सोचा कि इसको कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका मैथ में है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। मैंने इसको तोड़ा, लेकिन किसमें तोड़ना, छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ा। समझो, तुम ही समझो कि मैं अगर ये मेरा रॉड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं x पे जाके dx तोड़ दूं, x पे जाके dx, बहुत छोटा सा एलिमेंट, इसका मास कितना हो गया, छोटा सा dm, जो मेरा एलिमेंट है dx वो टेंडिंग टू 0 है, तभी तो मास क्या हो सकता है, छोटा सा मास, पॉइंट मास हो सकता है ना। छोटे से लेंथ में छोटा सा एलिमेंट तोड़ दिया, तब जाके dm क्या हो गया, पॉइंट मास। तो इस मास का इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसके अबाउट छोटा सा di आएगा, छोटा सा dm, दूरी कितना, x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये क्लियर है। हाँ सर, कभी भी रॉड दिया रहता है तो रॉड में होता है मास और लेंथ, तो एक कांस्टेंट आता है लेमडा, इसीलिए बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी होता कुछ नहीं है, वो क्या होता है, रेशियो होता है किसका, मास पर यूनिट लेंथ का। क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ का रेशियो होता है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर। इसको क्या निकालते हैं सर, जितने मास का जरूरत है, जितने लेंथ का जरूरत है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास। इसी तरह मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ, या छोटा सा मास डिवाइड बाई छोटा सा लेंथ, दोनों के लिए सेम होगा। छोटा सा मास डिवाइड बाई छोटा सा लेंथ, दोनों के लिए सेम होगा। तो ध्यान से देखो, अगर ये छोटा छोटा जुड़ेगा तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इसके एक्सिस अबाउट। डीएम क्या हो जाएगा, डीएम को क्या लिख सकता हूं, डीएम को मैं लिख सकता हूं, डीएम देखो यहां से क्या लिख सकता हूं, छोटा सा डीएम को लेमडा इंटू डीएक्स लिख सकता हूं। हाँ, लेमडा कांस्टेंट है, इंटू डीएक्स इंटू एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये क्लियर है, ये ज्यादा हो रहा है। लेमडा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। अच्छा, लिमिट कहां से लगाएंगे, 0, यहां से जोड़ते जाऊंगा l तक, तो 0 से l तक लिमिट हो गया, 0 से l, तो यहाँ पे लिमिट लगा दिया 0 और लोअर लिमिट l, तो कितना हो गया, लेमडा l क्यूब बाई 3। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस कौन से अबाउट था, इसके अबाउट था, इसको बोलते हैं इंड के अबाउट। आई अबाउट इंड, इंड ऑफ द रॉड, इंड ऑफ द रॉड। तो इसका अबाउट कितना लिखूंगा, इंड के अबाउट। लेमडा का वैल्यू है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ये है l क्यूब बाई 3, ये वैल्यू कितनी आ गई, ml स्क्वायर बाई 3। ये फार्मूला रात के 2 बजे भी याद होना
चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर रॉड को इंड के अबाउट घुमाऊंगा, इसके रॉड को ऐसे घुमाऊंगा ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। इसी तरह इसको कैसे घुमा सकता हूँ, इसको अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी घुमा सकता हूँ ऐसे। इसका अबाउट घुमाऊंगा, तुम ही समझो। अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें क्या लेंगे, इसमें तो लेमडा कांस्टेंट ही होगा। इसके अबाउट घुमा दिया, ये मेरा क्या है, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये लेंथ एल है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स पे जाके dx, जब कभी भी एल होता है तो एक्स पे जाके छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे dx, फिर इस पे पास जाएंगे, इंटीग्रेशन के पास जाएंगे, उसको जोड़ देंगे, छोटा सा dx। छोटे सा dx का मास कितना होगा, छोटा सा dm। तो छोटे से dx का इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट कितना लूंगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट छोटा सा dm s का होल स्क्वायर। इधर होगा छोटा सा di जुड़ेगा तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा। dm कितना लिखूंगा, फिर वही लेमडा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, तो छोटा सा मास अपॉन छोटा सा लेंथ, तो छोटा सा मास कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dx। तो लेमडा इंटू dx इंटू s का होल स्क्वायर। लिमिट क्या करूंगा, 0 से L/2, क्योंकि यहां तक कहा जा सकते हैं L/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो L/2 इधर, L/2 इधर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट, दोनों ऐड करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। इसको कैलकुलेट कर लो, यहां कैलकुलेट करोगे तो इसके अबाउट आई सेंटर ऑफ मास आएगा ml स्क्वायर बाई 12। मुझे याद है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम कैलकुलेट करोगे, पॉज करोगे, कैलकुलेट करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। जैसे मैंने कह दिया, किसी रबर को ऐसे घुमा दूं, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये दूरी d हो गई, मास m है, लेंथ है l, इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन घुमाऊंगा, तो d तो ये हो गया, मास ये है, तो इसके अबाउट i कितना हो जाएगा, इसके अबाउट i हो जाएगा टोटल मास d का होल स्क्वायर। कोई रॉड है, बहुत माने रॉड है बहुत ज्यादा थिकन है, इसके अबाउट घुमा दूंगा, क्योंकि इसके अबाउट ये दूरी तो नाम से क्या होगा, टेंडिंग टू 0, पतला सा रॉड होगा, रोटेट करवाओ तो इसके अबाउट i कितना हो जाएगा, 0। एक जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह का आता है कि कोई रॉड ऐसे लिया और ऐसे रख दिया, मास m है, लेंथ l है, और ये थीटा दे रखा है, कह रहा है इसके अबाउट रोटेट कर दिया, इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये बताओ, ये कोई रॉड है, इसको ऐसे घुमाना है ऐसे, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये है मेरा होमवर्क, कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया, और इसको कैलकुलेट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ हम इसको खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही चलेगा, और ध्यान से इसको करना है। ओके बेटा, थैंक यू।